क्या आपको पता है कि एक समय था जब किसी के दादाजी की जमीन को सरकार छू भी नहीं सकती थी? 1 इंच भी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वो उनका मौलिक अधिकार था, है ना, संविधान की सबसे बड़ी गारंटी। पर आज ऐसा नहीं है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ? कौन सी राजनीतिक लड़ाई हुई कि संविधान की सबसे शक्तिशाली किताब से एक पूरा का पूरा अधिकार ही गायब कर दिया गया? और यही कहानी आज हम समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का एक पूरा चैप्टर है। ये कहानी है भारतीय संविधान की आत्मा की, हमारे मौलिक अधिकारों की। ये सिर्फ अधिकार नहीं है। नहीं, ये वो ढाल है जो हर नागरिक को सरकार की तानाशाही से बचाती है। तो आज हम इन नोट्स की एक एक लाइन को डिकोड करेंगे और हर उस ट्रैप को भी उजागर करेंगे। हाँ, हर उस ट्रैप को जहां यूपीएससी फंसाने की कोशिश करता है। सवाल, ये मौलिक अधिकार हैं क्या, और किताबों में इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? ये भारी भरकम शब्द का मतलब क्या है? बेहतरीन सवाल, और यहीं से परीक्षक आपकी समझ को परखना शुरू करता है। देखिए, मैग्ना कार्टा का मतलब है महान चार्टर। ये 1215 में इंग्लैंड में जारी हुआ अधिकारों का वो पहला दस्तावेज था जिसने कहा, हे राजा, आपकी शक्ति असीमित नहीं है। अच्छा। उसने राजा की शक्ति पर लगाम लगाई। हमारे संविधान का भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक यही काम करता है। तो ये सरकार के लिए एक तरह की स्टॉप साइन है। एकदम, ये सरकार की शक्तियों पर एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। पर इसका आइडिया हमें कहाँ से मिला? क्या ये हमारा अपना आइडिया था? आइडिया हमें मिला अमेरिका के संविधान में दिए गए बिल ऑफ राइट से। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, और ये यूपीएससी के लिए जरूरी है। क्या? हमारे संविधान निर्माताओं ने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया, उन्होंने इसे भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से बेहतर बनाया। सच तो यह है कि हमारे मौलिक अधिकार अमेरिकियों के अधिकारों से भी ज्यादा विस्तृत और व्यापक हैं। ज्यादा विस्तृत, ये तो दिलचस्प है। पर इन अधिकारों का असली मकसद, इनका मुख्य लक्ष्य क्या है? संविधान में इन्हें डालने के पीछे का बड़ा विचार क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य एक शब्द में है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। हाँ, इसका मतलब है कानून का राज किसी एक व्यक्ति या पार्टी का नहीं, यह सरकार को, खासकर कार्यपालिका को। 1 मिनट, कार्यपालिका मतलब? जो नए लोग सुन रहे हैं उनके लिए साफ कर देते हैं। सही पॉइंट। कार्यपालिका यानी सरकार का वो हिस्सा जो कानूनों को लागू करता है, जैसे मंत्री, पुलिस और सरकारी अधिकारी। तो मौलिक अधिकार इन सबको तानाशाही करने से रोकते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे। ठीक है, पर इन्हें मौलिक या फंडामेंटल ही क्यों कहते हैं? जरूरी अधिकार या विशेष अधिकार क्यों नहीं? इस एक शब्द में ऐसा क्या खास है जो यूपीएससी इस पर ध्यान देगा? क्योंकि ये 2 सबसे बड़ी वजहों से मौलिक हैं, और ये दोनों वजहें आपके जवाब में होनी चाहिए। पहली, ये एक कानूनी ढाल है, लीगल शील्ड। इन्हें गारंटी कौन दे रहा है? संविधान। हाँ, कोई संसद या सरकार नहीं, बल्कि खुद देश का सर्वोच्च कानून, हमारा संविधान। ये कोई आम कानून नहीं है जिसे संसद जब चाहे साधारण बहुमत से बदल दे। ये देश के मूल कानून का हिस्सा है। मतलब ये पत्थर की लकीर है जिन्हें मिटाना आसान नहीं। और दूसरी वजह है मानवीय जरूरत, ह्यूमन नीड। संविधान कहता है कि ये अधिकार किसी भी व्यक्ति के चौतरफा विकास के लिए अनिवार्य हैं। चौतरफा मतलब? भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक। सीधे शब्दों में कहें तो ये अधिकार व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए और उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका देने के लिए मौलिक हैं। इनके बिना इंसान सिर्फ एक प्रजा है, नागरिक नहीं। अगर ये अधिकार किसी के विकास के लिए इतने ही मौलिक हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इन्हें किसी भी दूसरी चीज से ऊपर होना चाहिए, संसद द्वारा बनाए गए किसी आम कानून से भी ऊपर। बिल्कुल, और यहीं से न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आता है। इसे एक स्कूल की तरह समझिए। संविधान, खासकर भाग 3, वो है स्कूल का प्रिंसिपल। ओके। संसद जो कानून बनाती है वो एक टीचर है, और कार्यकारिणी यानी पुलिस और मंत्री वो हैं क्लास के मॉनिटर। ये एनालॉजी अच्छी है, पर क्या असल में सिस्टम इतना सीधा काम करता है? कई बार तो लगता है कि मॉनिटर ही प्रिंसिपल के नियमों को तोड़ मरोड़ देते हैं। आप बिल्कुल मुद्दे की बात कर रही हैं। ऐसा हो सकता है, और इसीलिए कोर्ट नाम का एक रेफरी भी है। देखिए, प्रिंसिपल यानी संविधान स्कूल के सबसे बड़े नियम बनाता है। ठीक है। टीचर यानी संसद उन नियमों के दायरे में रहकर ही क्लास चला सकता है। अगर टीचर कोई ऐसा नियम बनाए जो प्रिंसिपल के बनाए नियमों के खिलाफ हो, तो कोई भी छात्र सीधे रेफरी यानी कोर्ट के पास जा सकता है और वो नियम तुरंत
रद्द हो जाएगा। रद्द हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अच्छा, तो यही मतलब है न्यायोचित या जस्टिसेबल होने का, कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो मेरे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो मैं सीधे कोर्ट जा सकता हूँ और उसे रद्द करवा सकता हूँ। एकदम सही पकड़ा। यही इन अधिकारों की सबसे बड़ी ताकत है। अनुच्छेद 13 साफ कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत होगा वो शून्य माना जाएगा। मतलब सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं? हाँ, अगर राज्य आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो अगर ये इतने ताकतवर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मौलिक अधिकार स्थायी और असीमित हैं, उन्हें कोई बदल नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। नहीं, और यहीं पर 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ये लक्ष्मीकांत ट्रैप है। अच्छा, यूपीएससी इसी कंफ्यूजन पे सवाल बनाता है। ये एक मिथक है कि मौलिक अधिकार स्थायी और निरपेक्ष हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो फिर सच्चाई क्या है? ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी लग रहा है। इससे ब्रेक डाउन करते हैं। सच्चाई के 3 पहलू हैं। पहला, ये न्यायोचित है, जस्टिसेबल है, यानी इनके उल्लंघन पर कोर्ट जाया जा सकता है, ये हम समझ चुके हैं। ठीक है। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, ये निरपेक्ष नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब है कि राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। उचित प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। हाँ, एक मिनट, तो जो हम सुनते हैं कि हेट स्पीच फ्री स्पीच का हिस्सा नहीं है, वो इसी उचित प्रतिबंध का उदाहरण हुआ। शानदार, आपने खुद ही कॉन्सेप्ट को डिकोड कर लिया। आपको बोलने की आजादी है, पर आप देश की सुरक्षा, सार्वभौमिकता या सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। हर अधिकार के साथ एक लेकिन जुड़ा है। और तीसरा पहलू सबसे बड़ा विवाद रहा है। संसद इन्हें कम कर सकती है या हटा भी सकती है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? हाँ, 1973 के प्रसिद्ध केशवानंद भारती मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद ऐसा करते हुए संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को। बिल्कुल। तो परीक्षा के लिए ये ट्रिक याद रखिए, न्यायोचित और अपरिवर्तनीय में कंफ्यूज मत होना। ये जस्टिसेबल हैं पर इम्यूटेबल नहीं है। ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया। अब अगला बड़ा चैलेंज, इतने सारे अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक, इन्हें याद कैसे रखें? कोई शॉर्टकट, कोई मेमोरी हैक है? बिल्कुल है, और ये एक ऐसा हैक है जो कोई कभी नहीं भूलेगा। बस ये 6 अक्षर याद कर लीजिए। 6 अक्षर? EFERCR। EFERCR। हाँ, इसे अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए। EFERCR। ठीक है, ये तो एक्रोनिम है, पर क्या असल में इन अधिकारों के बीच कोई प्राथमिकता भी है? क्या समानता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है, या ये सब बराबर है? अब इसे डिकोड भी कर दीजिए। बहुत गहरा सवाल है। देखिए, संविधान किसी को प्राथमिकता नहीं देता, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि समानता और स्वतंत्रता लोकतंत्र के 2 पहिए हैं। चलिए इस कोड को तोड़ते हैं। पहला ई है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ये हमारे संविधान की नींव है, द फाउंडेशन। इसके बिना कुछ नहीं। हाँ, इसके बिना कोई और अधिकार टिक नहीं सकता। फिर एफ है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। ये तो ऑक्सीजन है। बिल्कुल, लोकतंत्र की ऑक्सीजन, बोलने की, घूमने की, बसने की आजादी। अगला ई है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। ये समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक ढाल है, द शील्ड। हाँ, बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी के खिलाफ। फिर आर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28। ये हमारी आस्था का सम्मान है, द फेथ। उसके बाद सी है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। ये खास तौर पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति। हाँ बिल्कुल। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण आर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। एग्जैक्टली, द सोल, क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार बेजान हैं। इंतजार, आपने 6 अधिकार गिनाए, EFERCR, लेकिन मैंने सुना है कि जब संविधान बना था तब मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। एक पूरा चैप्टर गायब है। एकदम सही पकड़ा आपने, उस डिलीटेड चैप्टर को ढूंढ निकाला। 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में था। तो फिर वो गया कहाँ?
उसे किसने और क्यों हटाया, ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव तो नहीं लगता, इसके पीछे कोई बड़ी कहानी होगी। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये भारत की राजनीति की दिशा का एक बहुत बड़ा संकेत था। इसे 44th संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। 44th अमेंडमेंट। हाँ, वह ये नेहरूवादी समाजवाद और व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों के बीच एक वैचारिक टकराव का नतीजा था। अच्छा, तो सरकार का तर्क था कि जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार और सामाजिक न्याय जैसे कामों के लिए जमीन का अधिग्रहण जरूरी था और संपत्ति का मौलिक अधिकार इसमें एक बड़ी बाधा बन रहा था। अच्छा, तो ये वजह थी जो आपने शुरू में मेरे दादाजी की ज़मीन वाली बात कही, वो इसी 44th संशोधन की वजह से संभव हुआ। मतलब सरकार के लिए सामाजिक न्याय और विकास योजनाओं को लागू करना आसान हो गया, लेकिन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति की संवैधानिक गारंटी खत्म हो गई। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अब वो अधिकार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बस उसका स्टेटस बदल गया। स्टेटस बदल गया है। हाँ, अब ये एक मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट। इसे मौलिक अधिकारों के घर यानी भाग 3 से निकालकर संविधान के भाग 12 में एक नया घर दिया गया है, अनुच्छेद 300A के तहत। तो एक मौलिक अधिकार और एक कानूनी अधिकार में फर्क क्या है? ये परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी लगता है, इस पर सवाल बनना तो तय है। ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है और इस पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सीधे सवाल आते हैं। ध्यान से सुनिए, 2 बड़े फर्क हैं। पहला है प्रवर्तन, एनफोर्समेंट। ठीक है। अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये एक वीआईपी पास जैसा है, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं। और कानूनी अधिकार के मामले में कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर आपको पहले निचली अदालतों में जाना होगा, फिर अपील करते करते आप ऊपर तक पहुंच सकते हैं। वो प्रक्रिया लंबी और थकाऊ है। सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का वीआईपी पास नहीं है। ठीक है। पहला फर्क है कोर्ट जाने का रास्ता, वीआईपी बनाम आम रास्ता। और दूसरा बड़ा फर्क? दूसरा फर्क है संरक्षण का, प्रोटेक्शन का। मौलिक अधिकार पवित्र माने जाते हैं, सैक्रोसैंक्ट। उन्हें बदलने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, जिसके लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। जबकि कानूनी अधिकार एक साधारण कानून होता है, ऑर्डिनरी लॉ। संसद उसे साधारण बहुमत से आसानी से बदल सकती है, जैसे कोई भी और कानून बदला जाता है। एक उदाहरण से इसे पक्का कर लेते हैं। बिल्कुल, बोलने की आजादी, फ्री स्पीच, एक मौलिक अधिकार है। इसे बदलना या छीनना लगभग नामुमकिन है। वहीं संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। तो संसद चाहे तो कल एक नया कानून बनाकर इसके नियमों को आसानी से बदल सकती है। बिल्कुल। वाह, अब ये क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को यूपीएससी मेंस के 250 शब्दों के जवाब की तरह एक लाइन में समेटें तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे मौलिक अधिकार तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की वो गारंटी हैं जो संविधान द्वारा संरक्षित और अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं, और ये व्यक्ति की गरिमा और समग्र विकास के लिए अनिवार्य हैं। परफेक्ट, ये लाइन तो पूरे नंबर दिलाएगी। समझ गई? मतलब अधिकारों की लिस्ट याद करनी है, उनके अनुच्छेद याद करने हैं। रुको, यहीं पर एक एस्पिरेंट और एक टॉपर में फर्क आता है। अच्छा, ये रही आज की टॉपर टिप। सिर्फ अधिकार याद मत करो, अपवादों को याद करो, एक्सेप्शंस। अपवादों को? हाँ, यूपीएससी में सवाल वहीं से आते हैं। वो ये नहीं पूछेंगे कि अनुच्छेद 19 क्या है, वो पूछेंगे कि अनुच्छेद 19 में दी गई बोलने की आजादी पर देश की सुरक्षा के नाम पर क्या क्या उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सही बात है। सवाल हमेशा अपवादों से, उन लेकिन और परंतु से बनता है। ये तो गोल्डन एडवाइस है, सीधा हिट करना है जहां से सवाल बनता है, अपवादों पर। बिल्कुल। तो आज हमने अधिकारों की बात की। ये वो चीजें हैं जो हमें राज्य से मिलती हैं या जिनकी गारंटी राज्य हमें देता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर सोचिएगा। बताइए। क्या कोई भी अधिकार बिना किसी कर्तव्य के आ सकता है? क्या हमें सिर्फ लेने का हक है या देने की भी कोई जिम्मेदारी है? इस पर विचार करिएगा, क्योंकि हमारी अगली चर्चा शायद इसी सवाल के इर्द गिर्द हो। सोचिए, साल 1975 है, देश में इमरजेंसी का ऐलान हो चुका है। आधी रात को आपके घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और आपको बिना कोई कारण बताए गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या सरकार ऐसा कर सकती थी? क्या आपके सारे अधिकार, आपकी आवाज, आपकी आजादी, सब कुछ एक झटके में खत्म हो सकता था? ये सवाल मतलब आज भी हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहेली है, और इसका जवाब जितना सीधा लगता है उतना है नहीं।
ज्यादातर लोगों को लगता है कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे कोई छू नहीं सकता। लेकिन असलियत में संविधान हमेशा एक बहुत ही नाजुक तराजू पर एक संतुलन साधने की कोशिश करता है। एक पल्ले पर होती है व्यक्ति की बेलगाम आजादी और दूसरे पर समाज और देश की सुरक्षा का भार। बिल्कुल, और यही वो संतुलन है जहां से यूपीएससी के सबसे मुश्किल सवाल बनते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है कि मुझे कुछ भी करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन इस संतुलन के खेल में भी दो ऐसे अधिकार हैं, दो ऐसे अमर अधिकार हैं जिन्हें इमरजेंसी का अंधेरा भी निगल नहीं सकता, प्रधानमंत्री भी उन्हें छू नहीं सकते। वो कौन से हैं? चलिए आज मौलिक अधिकारों की इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं, एक मास्टर क्लास की तरह। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं, जहां 90% छात्र गलती करते हैं। क्या हमारे मौलिक अधिकार असीमित हैं, एब्सोल्यूट हैं? क्या उनकी कोई सीमा नहीं है? मुझे लगता है ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, ये तो मेरे अधिकार हैं, ये असीमित ही होने चाहिए। पर यही पहला ट्रैप है ना? बिल्कुल, यही पहला ट्रैप है। संविधान की भाषा में हमारे अधिकार एब्सोल्यूट नहीं बल्कि क्वालिफाइड हैं, यानी ये कुछ शर्तों के अधीन है। राज्य मतलब सरकार इन पर उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। मतलब हुआ, एक उदाहरण से समझाइए। बहुत अच्छा सवाल है। जैसे आर्टिकल 19(1)(a) आपको बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी देता है, ये आपका अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 19(2) तुरंत उस पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाता है। आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो, या जिससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ जाए, या जो किसी की मानहानि करता हो। आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां देश की सुरक्षा और दूसरों के अधिकार शुरू होते हैं। यही वो तराजू है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल तो ये उठता है कि ये कौन तय करेगा कि सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है वो उचित है या नहीं? क्या सरकार खुद ही जज बन जाएगी? नहीं, और यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। सरकार खिलाड़ी है, जज नहीं। इस खेल का असली अंपायर है हमारी न्यायपालिका, मतलब अदालतें? हाँ, कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही तय करते हैं कि सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध रीजनेबल है या अनरीजनेबल। अगर कोर्ट को लगता है कि सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है तो वो उस कानून को रद्द कर सकती है। ये यूपीएससी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति यहीं से आती है। ये तो समझ आ गया। तो पहला फीचर क्लियर है, अधिकार असीमित नहीं बल्कि योग्य हैं और कोर्ट्स असली अंपायर हैं। अब दूसरा सवाल, मान लीजिए कि मेरे किसी अधिकार का उल्लंघन हो गया, सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो मेरे मौलिक अधिकार को छीनता है, तो मैं क्या करूं? यहीं पर मौलिक अधिकारों की असली ताकत और दूसरा बड़ा फीचर सामने आता है। ये न्यायोचित हैं, यानी जस्टिशिएबल। ये एक भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। इसका मतलब है कि अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं और अपने अधिकार को लागू करवा सकते हैं। और यहाँ एक आम नागरिक को एक सुपर पावर मिलती है ना? आर्टिकल 32? बिल्कुल, आपने सही शब्द पकड़ा, सुपर पावर। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि बाकी सारे अधिकार तो बस कागज पर रह जाएंगे अगर उन्हें लागू करवाने का कोई मजबूत तरीका ना हो। आर्टिकल 32 आपको ये शक्ति देता है कि आप सीधे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किसी निचली अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। आम मामलों में तो हमें पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और सालों बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ संविधान कह रहा है, अगर तुम्हारे मौलिक अधिकारों का सवाल है तो सीधा सबसे बड़ी अदालत में आओ। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर कहा जाता है। डिफेंडर एंड गारंटर। वो गारंटी देता है कि आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। ये कीवर्ड याद रखिएगा, गारंटर। सुप्रीम कोर्ट इस काम के लिए रिट्स जारी करता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। हाँ, हैबियस कॉर्पस, परमादेश यानी मैंडेमस और भी हैं। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनका गारंटर है और दूसरी तरफ ये कि संसद इन्हें बदल सकती है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? अगर संसद इन्हें बदल सकती है तो फिर गारंटी किस बात की? बेहतरीन सवाल। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इसी ने दशकों तक संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक जंग छिड़े रखी है। तीसरा फीचर है कि मौलिक अधिकार न तो पवित्र हैं और न ही स्थायी हैं। संसद इनमें संशोधन कर सकती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की गारंटी का क्या हुआ? इसी सवाल पर भारत के सबसे ऐतिहासिक केस की नींव रखी गई।
शुरुआत में संसद को लगता था कि वो संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अच्छा, वो मूल ढांचे का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाला केस। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है संसद जी, आप संविधान में संशोधन कर सकती हैं, यह आपकी शक्ति है। आप घर की दीवारों का रंग बदल सकती हैं, कमरे छोटे बड़े कर सकती हैं, बिल्कुल, लेकिन आप इस घर की नींव को नहीं तोड़ सकती। और वो नींव ही है संविधान का मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर। मौलिक अधिकार उस मूल ढांचे का एक अहम हिस्सा है। तो संसद अधिकारों को कम या संशोधित तो कर सकती है, पर उन्हें इस हद तक नहीं छीन सकती कि संविधान का मूल चरित्र ही नष्ट हो जाए। और ये बदलाव भी किसी साधारण कानून से नहीं हो सकता है ना? पकड़ा। इसके लिए संसद को संवैधानिक संशोधन अधिनियम पास करना होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसके लिए एक विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी बिंदु है। वाह, तो अब तक हमने 3 फीचर्स समझे, क्वालिफाइड, जस्टिशिएबल और अमेंडेबल, पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते। अब उस स्थिति पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, नेशनल इमरजेंसी। आपातकाल में इन अधिकारों का क्या होता है? अब आते हैं सबसे नाटकीय स्थिति पर। यहाँ एक फ्लो चार्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी यहीं पर फंसाता है। जब आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है तो मौलिक अधिकारों पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। क्या? इमरजेंसी किस वजह से लगी है, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। स्थिति नंबर 1, अगर इमरजेंसी युद्ध यानी वॉर या बाहरी आक्रमण एक्सटर्नल अग्रेशन के कारण लगी है, तो आर्टिकल 19, जिसमें हमारी 6 मुख्य स्वतंत्रताएं हैं, हाँ, जैसे बोलने की आजादी, कहीं भी घूमने की आजादी, बिल्कुल, वो अपने आप सस्पेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली। सरकार को इसे अलग से सस्पेंड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये तो सीधा है, पर दूसरा ट्रैप कहाँ है? ट्रैप है स्थिति नंबर 2 में। अगर इमरजेंसी देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन के कारण लगी है, तो आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड नहीं होता। अच्छा, इसे केवल राष्ट्रपति एक अलग आदेश जारी करके ही सस्पेंड कर सकते हैं। ये अंतर क्यों बनाया गया? क्योंकि 1975 की इमरजेंसी आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर लगाई गई थी और उसका बहुत दुरुपयोग हुआ। इसलिए 44th संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ताकि सरकार आसानी से लोगों के अधिकार ना छीन सके। ये लोकतंत्र को बचाने वाला एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वो 2 अमर अधिकार कौन से हैं जिनका हमने शुरू में जिक्र किया था? द इमॉर्टल्स। हाँ, वो 2 सर्वाइवर हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये किसी भी हालत में, किसी भी इमरजेंसी में, चाहे वो युद्ध के कारण हो या सशस्त्र विद्रोह के कारण, सस्पेंड नहीं किए जा सकते, कभी नहीं। आर्टिकल 20 यानी दोष सिद्धि से संरक्षण, और आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल। आर्टिकल 20 कहता है कि आपको एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती और आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 21 जो कहता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी को भी उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। उसका दायरा तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना बढ़ा दिया है कि इसमें अब निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार भी शामिल है। ये वो 2 अधिकार हैं जो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और हमेशा जीवित रहते हैं। वाह, ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं। क्या ये सारे अधिकार भारत में मौजूद हर व्यक्ति को मिलते हैं? मान लीजिए कोई विदेशी पर्यटक भारत घूमने आया है, तो क्या उसे भी वही अधिकार मिलेंगे जो मुझे एक भारतीय नागरिक के तौर पे मिलते हैं? नहीं। और यहाँ एक बहुत साफ बंटवारा है जिसे याद रखना परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। कुछ अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। इन्हें याद रखने का एक आसान तरीका है। सोचिए, देश से जुड़े सबसे खास मामले कौन से हैं? जैसे सरकारी नौकरी पाना या वोट देना। तो नहीं, शायद देश में कहीं भी बस जाना। बिल्कुल। तो देखिए, आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। आर्टिकल 19 वो 6 स्वतंत्रताएं, बोलने, घूमने, बसने आदि की। और आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये अधिकार देश के नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं।
और वो कौन से अधिकार हैं जो सभी के लिए हैं, नागरिकों के लिए भी और विदेशियों के लिए भी? वो अधिकार जो बुनियादी मानवीय गरिमा से जुड़े हैं, जैसे आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 20 दोष सिद्धि से संरक्षण, आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार और आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार हर उस व्यक्ति को मिलते हैं जो भारत की धरती पर है, सिवाय शत्रु विदेशी के, मतलब एनिमी एलियंस। ठीक है, ये वर्गीकरण समझ आ गया। अब आते हैं लक्ष्मीकांत के उन हिस्सों पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पहला ट्रैप, इन अधिकारों को लागू करने के लिए कानून कौन बनाएगा? हाँ, ये एक क्लासिक ट्रैप है। सवाल यह है, क्या कोई राज्य की विधानसभा, जैसे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र की विधानसभा, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है? मान लीजिए अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को दंडित करने के लिए। ज्यादातर छात्र यही सोचेंगे, हाँ क्यों नहीं, पुलिस और कानून व्यवस्था तो राज्य का विषय है, स्टेट सब्जेक्ट है। संविधान का आर्टिकल 35 साफ साफ कहता है कि कुछ खास मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगी, राज्य विधानसभाओं के पास नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या तर्क है? तर्क है एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि मौलिक अधिकारों से जुड़े कानून पूरे देश में एक जैसे हों। सोचिए, अगर अस्पृश्यता के लिए सजा एक राज्य में 6 महीने हो और दूसरे में 5 साल, तो ये उस अधिकार का मजाक बन जाएगा ना, है ना? इसीलिए ये शक्ति केंद्र को दी गई ताकि पूरे भारत में नागरिकों को एक समान सुरक्षा मिले। बहुत बढ़िया। अब दूसरे ट्रैप पर चलते हैं। हमारी वर्दीधारी सेनाएं, आर्मी, पुलिस और खुफिया एजेंसियां, क्या एक सैनिक को भी वही अधिकार मिलते हैं जो एक आम नागरिक को? क्या वो सरकार की आलोचना करने के लिए यूनियन बना सकता है? इसका सीधा जवाब है नहीं, और इसका प्रावधान आर्टिकल 33 में है। ये आर्टिकल संसद को ये शक्ति देता है कि वो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, या चाहे तो समाप्त भी कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है। और इसका उद्देश्य जाहिर है अनुशासन और कर्तव्यों का उचित निर्वहन। सोचिए, अगर सेना में हर कोई अपने सीनियर के आदेश पर सवाल उठाने लगे या पुलिस बल हड़ताल पर चला जाए, तो देश की सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था का क्या होगा? ये एक जरूरी प्रतिबंध है, लेकिन यहां भी शक्ति संसद के हाथ में है, किसी मिलिट्री जनरल के हाथ में नहीं। बिल्कुल सही। अब एक आखिरी और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक पर आते हैं, मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी। दोनों सुनने में बड़े गंभीर लगते हैं, पर इनमें क्या फर्क है? चलिए इनको आमने सामने रखकर समझते हैं। मार्शल लॉ, जिसका जिक्र आर्टिकल 34 में है, वो एक तरह का मिलिट्री रूल है। ये तब लगाया जाता है जब किसी खास इलाके में, मतलब स्पेसिफिक एरिया में, कानून व्यवस्था पूरी तरह से टूट जाती है और सिविल प्रशासन फेल हो जाता है। इसमें सामान्य अदालतें काम करना बंद कर देती हैं और सेना शासन संभाल लेती है। ये एक लोकलाइज्ड चीज है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 में है, वो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसे बड़े कारणों से लगती है, और ये पूरे देश में या उसके किसी हिस्से में लग सकती है। इसमें सरकार और अदालतें काम करती रहती हैं, बस केंद्र की शक्तियां बढ़ जाती हैं और नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो मूल अंतर यह है, मार्शल लॉ में सामान्य सरकार और अदालतें निलंबित हो जाती हैं, नेशनल इमरजेंसी में नहीं। और दूसरा, मार्शल लॉ का असर सिर्फ मौलिक अधिकारों पर होता है, जबकि नेशनल इमरजेंसी का असर मौलिक अधिकारों के साथ साथ केंद्र राज्य के वित्तीय और विधायी संबंधों पर भी पड़ता है। ये तो बहुत ही साफ तरीके से समझ आ गया। इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इन्हें परीक्षा के लिए याद कैसे रखा जाए? क्या कोई शॉर्टकट या ट्रिक है? हाँ, एक बहुत ही मजेदार और आसान निमोनिक है। बस एक शब्द याद रखना है, JAPAN। JAPAN। अच्छा, चलिए इसे डिकोड करते हैं। जे से जस्टिशिएबल, यानी आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये न्यायोचित हैं। ए से एब्सोल्यूट नो, ये असीमित नहीं बल्कि क्वालिफाइड हैं, इन पर उचित प्रतिबंध लग सकते हैं। पी से पार्लियामेंट कैन अमेंड, संसद इनमें संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकती। दूसरा ए से अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट, ये अधिकार मुख्य रूप से राज्य की मनमानी के खिलाफ मिले हैं, किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, कुछ अपवादों को छोड़कर।
और आखिरी N जापान, शानदार। ये एक शब्द मौलिक अधिकारों के 5 सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स याद दिला देगा। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर 10 शब्दों में समेटना हो तो क्या कहेंगे? न्यायोचित योग्य अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा संरक्षित हैं पर संसद द्वारा संशोधन के अधीन हैं। और फाइनल एग्जाम टिप, याद रखें, आर्टिकल 20 और 21 ही इमरजेंसी के असली सर्वाइवर हैं। परीक्षक आपको आर्टिकल 19 के सस्पेंशन के नियमों में उलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको 20 और 21 पर अडिग रहना है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सवाल यह है कि अगर संविधान की बुनियादी संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर खुद संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है और इसे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ही अपनी व्याख्या से तय करता है, तो हमारे अधिकारों की अंतिम लक्ष्मण रेखा वास्तव में कौन खींच रहा है? संसद जिसे हमने चुना है या न्यायपालिका? इस पर सोचिए। कभी सोचा है कि अगर ओएनजीसी में आपके साथ भेदभाव हो तो आप उसे कोर्ट में घसीट सकते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी प्राइवेट टेक कंपनी ऐसा करे तो आप मौलिक अधिकारों के आधार पर ऐसा नहीं कर सकते। दोनों ही विशाल कंपनियां हैं, दोनों ही हजारों लोगों को नौकरी देती हैं। तो फिर संविधान की नजर में ये फर्क क्यों? ये सवाल सीधा हमें भारतीय संविधान के दिल में ले जाता है, भाग 3 यानी मौलिक अधिकार। हाँ। और इसका जवाब छिपा है एक अकेले शब्द में, राज्य। राज्य। देखिए, अपने अधिकार जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये अधिकार हमें किसके खिलाफ मिले हैं। और संविधान के लिए ओएनजीसी एक राज्य है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी नहीं। बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल इसी गुत्थी को सुलझाने के बारे में है। हम संविधान के अनुच्छेद 12 से शुरू करेंगे, ये समझने के लिए कि ये राज्य नामक शक्तिशाली पात्र कौन है। जी। फिर हम अनुच्छेद 13 की ढाल को देखेंगे जो हमारे अधिकारों की रक्षा करती है, और अंत में हम देखेंगे कि कौन से अधिकार किसके लिए हैं। ये यूपीएससी की परीक्षा का वो इलाका है जहां से सवाल आने ही आने हैं। बिल्कुल। चलिए इस भूल भुलैया को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बड़े सवाल से। ये राज्य या स्टेट आखिर है क्या? अनुच्छेद 12 इसे कैसे परिभाषित करता है? अनुच्छेद 12 राज्य की कोई सीधी साधी परिभाषा नहीं देता, बल्कि इसका दायरा बताता है। यह एक लिस्ट देता है और ये लिस्ट बहुत बहुत व्यापक है। अच्छा। इसे हम 4 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, संघ की सरकार और संसद, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एट द यूनियन लेवल। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री, उनके मंत्री और पूरी संसद। ये तो सीधा है। हाँ। दूसरा, सभी राज्यों की सरकारें और उनकी विधानसभाएं। तीसरा, सभी स्थानीय अधिकारण, जैसे आपकी नगरपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड। लेकिन असली खेल चौथे हिस्से में है, जो कहता है अन्य अधिकारण, अदर अथॉरिटीज का। यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ये अन्य प्राधिकरण क्या भला है? ये तो बहुत अस्पष्ट लगता है। और संविधान निर्माताओं ने इसे जानबूझकर अस्पष्ट रखा था। ये एक दूरदर्शी कदम था। वे जानते थे कि भविष्य में सरकार सिर्फ मंत्रालयों से काम नहीं करेगी, सही, बल्कि कंपनियों, बोर्डों और दूसरी संस्थाओं के जरिए भी काम करेगी। अन्य प्राधिकरण एक ऐसा लचीला शब्द है जो सरकार को किसी भी रूप में अपनी जिम्मेदारियों से बचने नहीं देता। तो इसमें कौन कौन आता है? एक अंदाजा दीजिए। इसमें सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी और गैर सांविधिक यानी नॉन स्टैट्यूटरी दोनों तरह के निकाय शामिल हैं। एक मिनट, यहीं पर अक्सर छात्र अटक जाते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? क्या आप एक उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। सांविधिक निकाय वो है जो संसद के किसी कानून मतलब स्टैट्यूट से बनता है, जैसे LIC या RBI। ठीक है, कानून से बना। और गैर सांविधिक निकाय वो है जो सरकार के एक कार्यकारी आदेश, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनता है, जैसे कि सेल या ONGC जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। अच्छा। मुद्दा ये है कि अगर किसी संस्था पर सरकार का गहरा और व्यापक नियंत्रण है तो वो राज्य है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब अगर कोई प्राइवेट दिखने वाली संस्था भी असल में सरकार के एक उपकरण या एजेंसी के तौर पे काम कर रही है तो उसे भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य माना जा सकता है। बिल्कुल। जैसे क्या BCCI राज्य है? इस पर तो बहुत बहस हुई है। बेहतरीन सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में इसी गुत्थी को सुलझाया है। कोर्ट ये देखता है कि क्या सरकार का उस संस्था पर वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण है। BCCI के मामले में कोर्ट ने माना है
कि चूंकि वे सरकार से कोई खास वित्तीय सहायता नहीं लेती, इसलिए वो राज्य नहीं है। लेकिन ये दिखाता है कि ये परिभाषा कितनी गतिशील है। तो अगर राज्य की परिभाषा इतनी व्यापक है, जिसमें सरकारी दफ्तरों से लेकर सरकारी कंपनियां और पंचायतें तक शामिल हैं, तो इसका मतलब है कि नागरिकों को एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच की जरूरत होगी। निश्चित रूप से। संविधान ये सुरक्षा कैसे देता है? यहीं पर तस्वीर में आता है हमारे संविधान का एक सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 ये मौलिक अधिकारों का चौकीदार है। ये एक ढाल है जो साफ तौर पर घोषणा करता है कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत है या उन्हें कम करता है, वह उस हद तक शून्य वॉइड हो जाएगा। शून्य मतलब बेअसर हो जाएगा, उसकी कोई कानूनी ताकत नहीं रहेगी। लेकिन ये फैसला कौन करेगा? इस ढाल को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? इस तरीके को कहते हैं न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। इसे ऐसे समझें कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत इनके पास एक संवैधानिक फिल्टर है। फिल्टर? हाँ, जब भी संसद या कोई विधानसभा कानून बनाती है तो कोर्ट उसे इस फिल्टर से गुजार कर देखता है। अगर कानून का कोई भी हिस्सा मौलिक अधिकारों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो कोर्ट उसे कैंची से काटने की तरह अमान्य घोषित कर देता है। क्या इसका कोई हालिया और प्रसिद्ध उदाहरण है? दिमाग में आ रहा है कुछ? बिल्कुल। श्रेया सिंगल मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट की धारा 66A को रद्द करना इसका क्लासिक उदाहरण है। हाँ, वो तो बहुत बड़ा केस था। कोर्ट ने पाया कि यह धारा अनुच्छेद 19 में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है और उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया। यही है न्यायिक समीक्षा की ताकत। अब यहाँ एक और सवाल है जो अक्सर फंसाता है। जब अनुच्छेद 13 कानून या लॉ शब्द का इस्तेमाल करता है, तो क्या इसका मतलब सिर्फ संसद या विधानसभा से पास हुआ कानून ही है? ये एक क्लासिक ट्रैप है। अनुच्छेद 13 में कानून की परिभाषा बहुत बहुत वसी है। अच्छा। इसमें सिर्फ स्थायी कानून ही नहीं आते, बल्कि 4 तरह की चीजें आती हैं। पहला, स्थायी कानून जो संसद या विधानसभाएं बनाती हैं। ठीक है। दूसरा, अस्थायी कानून जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के अध्यादेश, मतलब ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, अध्यादेश भी कानून है। और क्या? तीसरा, सांविधिक उपकरण, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स। ये किसी कानून के तहत बनाए गए नियम होते हैं, जैसे कोई सरकारी आदेश, नियम या विनियम। और चौथा, जो सबसे दिलचस्प है, वो है गैर विधायी स्रोत। गैर विधायी स्रोत? हाँ, यानी कोई ऐसी प्रथा, कस्टम या परंपरा, यूसेज जो कानून की ताकत रखती हो। ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। इसका मतलब है कि सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही कोई सामाजिक कुरीति, अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो उसे भी कोर्ट में कानून की तरह चुनौती दी जा सकती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो संविधान को सिर्फ एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार का एक जरिया बना देता है। यही अनुच्छेद 13 की असली खूबसूरती है। तो कब हम आते हैं उस महामुकाबले पर जहां संविधान की 2 सबसे शक्तिशाली धाराएं आमने सामने खड़ी होती हैं। एक तरफ अनुच्छेद 13 जो मौलिक अधिकारों की ढाल है जी, और दूसरी तरफ अनुच्छेद 368 जो संसद को संविधान बदलने की असीमित शक्ति देता है। सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत एक कानून है? क्या संसद मौलिक अधिकारों को छीनने के लिए संविधान में संशोधन कर सकती है? ये भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा सवाल रहा है। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि संशोधन कोई कानून नहीं है, इसलिए संसद मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है। ओहो। लेकिन फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक दिन और केशवानंद भारती मामला। एक ऐसा मामला जिसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। केरल के एक मठ के एक संत ने भारत की पूरी संसद की ताकत को चुनौती दे दी। बिल्कुल। और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर? कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना या उसकी नींव को नहीं बदल सकती, और मौलिक अधिकार इस नींव का एक अटूट हिस्सा है। तो आज की स्थिति ये है कि संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की आत्मा को ही नष्ट कर दे। सही। और अगर वह ऐसा करती है तो न्यायपालिका उसे भी रद्द कर देगी।
ये अनुच्छेद 13 और 368 के बीच एक शानदार संतुलन है। एकदम सही। चलिए, अब जब हमने ये समझ लिया है कि हमारा दुश्मन कौन है, राज्य, और हमारी ढाल क्या है, अनुच्छेद 13, तो अब देखते हैं कि हमारे तर्कश में कौन कौन से तीर हैं। जी, हमारे मौलिक अधिकारों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है और परीक्षा के लिए इन्हें क्रम में याद रखना बेहद जरूरी है। जी हाँ, क्रम महत्वपूर्ण है। ये 6 श्रेणियां हैं। पहला, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 और 24। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29 और 30। और छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32। यहाँ ये याद दिलाना भी जरूरी है कि मूल संविधान में 7 अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31, भी एक मौलिक अधिकार था बिल्कुल, जिसे 44वें संशोधन 1978 में हटा दिया गया और अब ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है, मौलिक नहीं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और इस क्रम को याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक या मिनोमिनिक है। अच्छा, बताइए। आप बस ये वाक्य याद रखें, एवरी फॉरेनर ईट्स राइस क्रिस्पी रोल्स। एवरी फॉरेनर ईट्स राइस क्रिस्पी रोल्स। अच्छा, इसे जरा खोलकर समझाइए। बहुत आसान है। पहले ई से इक्वालिटी, एफ से फ्रीडम, दूसरे ई से एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध। हाँ, फिर आर से रिलीजन, सी से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और आखिरी आर से रेमेडीज। वाह, EFERCR, ये क्रम आपको परीक्षा में विकल्प छांटने में बहुत मदद करेगा। बिल्कुल। बेहतरीन। अब एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या ये सभी अधिकार भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को मिलते हैं, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी? नहीं, और ये एक और ऐसा क्षेत्र है जहां परीक्षक आपको फंसाने की कोशिश करता है। कुछ अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। इन्हें याद रखने के लिए कुछ मैजिक नंबर्स हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। चलिए इन मैजिक नंबर्स को डिकोड करते हैं। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। सही। अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19, भाषण की आजादी समेत 6 तरह की स्वतंत्रताएं। जी। और अनुच्छेद 29 और 30, अल्पसंख्यकों के अपनी संस्कृति और शिक्षा संस्थानों को बचाने का अधिकार। ये सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। बिल्कुल। और बाकी के अधिकार जैसे अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता, 20, अपराधों के लिए संरक्षण, 21, जीवन का अधिकार, 22, गिरफ्तारी से सुरक्षण, 23-24, शोषण के विरुद्ध और 25-28, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सभी को उपलब्ध हैं, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। लेकिन रुकिए, यहाँ भी एक पेंच है ना? एक बहुत बारीक बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, खासकर अनुच्छेद 22 में। हाँ, और ये एक हाई यील्ड पॉइंट है। अनुच्छेद 22 जो गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षण देता है, वो शत्रु देश के नागरिकों मतलब एनिमी एलियंस को उपलब्ध नहीं है। एनिमी एलियंस? और शत्रु देश का नागरिक वो है जिसके देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। ये एक बहुत ही विशिष्ट अपवाद है जिसे याद रखना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा को अगर एक वाक्य में समेटना हो तो इसका सार क्या होगा? सार ये है, राज्य शक्ति है, अधिकार सीमाएं हैं और न्यायपालिका संरक्षक है। वाह। राज्य अपनी अपार शक्ति का दुरुपयोग न करे, इसके लिए अधिकार उस पर सीमाएं लगाते हैं और न्यायपालिका एक सतर्क पहरे की तरह इन सीमाओं की रक्षा करती है। क्या खूब कहा। तो आज हमने मौलिक अधिकारों की नींव को समझा, हम किसके खिलाफ लड़ सकते हैं, हमारी ढाल क्या है और हमारे पास कौन कौन से अधिकार हैं। लेकिन एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने राज्य के खिलाफ अधिकारों की बात की, लेकिन तब क्या होता है जब एक नागरिक का एक मौलिक अधिकार दूसरे नागरिक के दूसरे मौलिक अधिकार से टकराता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। जैसे किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और किसी के सम्मान के साथ जीने का अधिकार। इन टकरावों को हमारा संविधान और हमारी न्यायपालिका कैसे संतुलित करती है, इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। सोचिए, भारत का संविधान कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है ना? बिल्कुल, अनुच्छेद 14 की बुनियाद ही यही है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अगर मान लीजिए आप और भारत के राष्ट्रपति
दोनों एक ही जुर्म करें तो आपको तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान न तो गिरफ्तार किया जा सकता है, न ही उन पर कोई क्रिमिनल केस चल सकता है। तो क्या वो सच में मतलब किसी भी चीज से बच सकते हैं? यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है और यही यूपीएससी प्रीलिम्स का एक पसंदीदा सवाल भी। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। अच्छा। हम भारत के मैग्ना कार्टा यानी मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार की गहराई से पड़ताल करेंगे। हम अनुच्छेद 14 से 18 तक एक एक शब्द को ऐसे समझेंगे, मतलब इतनी सरल भाषा में कि कोई 10 साल का बच्चा भी समझ जाए। हमारा मिशन है हर नियम और हर अपवाद को उजागर करना। बिल्कुल, जहां अक्सर छात्र गलती कर बैठते हैं। चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 14 से। स्क्रीन पर देखें तो 2 बातें लिखी हैं, कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। ये एक ही बात नहीं है क्या? हाँ, पहली नजर में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। मुझे तो हमेशा इनमें कंफ्यूजन होता है। नहीं, और यही पहला ट्रैप है। कानून के समक्ष समानता या EBL, ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, और इसे एक नेगेटिव विचार की तरह देखिए। ये कहता है कि किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। मतलब सबके लिए एक ही डंडा। एकदम सरल भाषा में सबके लिए एक ही डंडा। और कानूनों का समान संरक्षण या EPL, ये एक अमेरिकी कॉन्सेप्ट है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव वो कैसे? इसका मतलब है कि एक जैसी परिस्थितियों वालों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा और अलग परिस्थितियों वालों के साथ अलग व्यवहार किया जा सकता है। अच्छा। जैसे एक वयस्क और एक बच्चे पर एक ही कानून आप उतनी ही सख्ती से लागू करें तो वो हमेशा न्याय संगत नहीं होता। इसी को तर्कसंगत वर्गीकरण या रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे से समझ आया। तो अब उस राष्ट्रपति वाले सवाल पर वापस आते हैं। अगर कानून से ऊपर कोई नहीं है तो ये अपवाद क्यों? ये है लक्ष्मीकांत ट्रैप। परीक्षक को अनुच्छेद 14 के अपवाद पूछना बहुत पसंद है। पहला तो यही है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। अनुच्छेद 361 के तहत इन्हें कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्यवाही से पूरी छूट है। पूरी छूट? हाँ। दूसरा, सांसद और विधायक, अनुच्छेद 105 और 194 के तहत। अच्छा, मतलब संसद या विधानसभा में कही गई किसी भी बात के लिए उन पर केस नहीं हो सकता? बिल्कुल, उन्हें अदालत में नहीं घसीटा जा सकता। ये उनकी बोलने की आजादी को बचाने के लिए है। ठीक है। और तीसरा, विदेशी संप्रभु और राजनयिक, इन्हें भी दीवानी और आपराधिक मुकदमों से छूट मिलती है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के तहत होगा। हाँ, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, अनुच्छेद 31C। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जहां अनुच्छेद 31C आता है वहां अनुच्छेद 14 चला जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर सरकार कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। बाप रे, ये तो बहुत पावरफुल है। बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 15 पर। इसे सामाजिक ढाल या द सोशल शील्ड भी कहा गया है। ये भेदभाव को रोकता है। हाँ, लेकिन यहाँ भी एक कीवर्ड है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ना? एकदम सही। वो कीवर्ड है केवल, यानी ओनली। संविधान कहता है कि राज्य केवल 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इसे याद रखने का कोई तरीका? बिल्कुल, बस याद रखें RRCSP। RRCSP। और इस केवल शब्द पर ध्यान दें। इसका मतलब है कि अन्य आधारों पर भेदभाव की अनुमति है। जैसे निवास या भाषा के आधार पर, अगर वो तर्क संगत है तो। लेकिन हमने तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान देखे हैं। बसों में सीटें रिजर्व होती हैं, वो भेदभाव नहीं है? बहुत अच्छा सवाल। और यहीं पर आते हैं अनुच्छेद 15 के अपवाद, जिसे सकारात्मक भेदभाव या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अच्छा। इसमें शामिल हैं महिलाएं और बच्चे। हाँ। SCBC यानी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। ठीक है। SC/STs यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। और अब तो EWS भी हैं। बिल्कुल। और EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसे 103वें संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है। तो अनुच्छेद 15 सामाजिक भेदभाव रोकता है। अब आते हैं अनुच्छेद 16 पर, जो सरकारी नौकरियों की लड़ाई से जुड़ा है। एकदम सही। याद रखें, अनुच्छेद 16 केवल राज्य या सार्वजनिक रोजगार मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पर लागू होता है। प्राइवेट सेक्टर पर नहीं?
नहीं, और यहाँ भी समानता पूर्ण नहीं है। कुछ मामलों में पक्षपात की अनुमति है। यहाँ भी अपवाद है। हाँ, पहला, निवास। संसद चाहे तो किसी पद के लिए निवास की शर्त लगा सकती है। ये अभी कहीं लागू है? फिलहाल ये सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। अच्छा। दूसरा, आरक्षण। उन पिछड़े वर्गों के लिए जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। और तीसरा, धार्मिक पद। किसी धार्मिक संस्था से जुड़े पद को उसी धर्म के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। आरक्षण की बात आते ही मंडल आयोग का जिक्र जरूर होता है। हाँ, और उसकी कहानी समझना बहुत जरूरी है। बताइए। 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने मंडल आयोग नियुक्त किया। 1980 में आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन फिर 10 साल तक कुछ नहीं हुआ। 10 साल? हाँ, फिर 1990 में वीपी सिंह सरकार ने ओबीसीज के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। और फिर तो देश में जैसे भूचाल आ गया। बिल्कुल। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 1992 में आया ऐतिहासिक इंदिरा साहनी केस का फैसला। हाँ, इस केस ने तो आरक्षण की पूरी दिशा ही बदल दी। प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी जोड़ा और आरक्षण पर 50% की सीमा लगा दी। और प्रमोशन में आरक्षण को मना कर दिया था ना? सही, जिसे बाद में 1995 में 77वें संशोधन से बदला गया, जिसने SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति दी। और फिर 2019 में 103 में संशोधन ने EWS के लिए 10% आरक्षण जोड़ा। बिल्कुल। तो ये क्रीमी लेयर और EWS में असल में फर्क क्या है? दोनों में 8 लाख रुपए की आय सीमा की बात होती है और छात्र यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए। ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए 8 लाख रुपए की आय एक बाहर निकालने का फिल्टर है। बाहर निकालने का मतलब अगर आप ओबीसी हैं लेकिन आपकी आय 8 लाख प्रतिवर्ष से ज्यादा है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। अच्छा। और EWS के लिए 8 लाख रुपए की आय एक शामिल करने की शर्त है। हाँ, मतलब अगर आप SC/ST OBC में नहीं आते और आपकी आय 8 लाख प्रतिवर्ष से कम है और साथ ही संपत्ति की सीमाएं भी पूरी करते हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा। अरे वाह। तो एक में 8 लाख से ज्यादा होने पर आप बाहर हो जाते हैं और दूसरे में 8 लाख से कम होने पर आप अंदर आते हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही तरीके से इसे डिकोड किया है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 17 पर, अस्पृश्यता का अंत। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक पूर्ण अधिकार है, एब्सोल्यूट राइट। कोई अपवाद नहीं। कोई अपवाद नहीं, कोई लेकिन, कोई अगर नहीं। और दूसरा ट्रैप, अस्पृश्यता शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो फिर अदालतें कैसे तय करती हैं कि क्या अस्पृश्यता है और क्या नहीं? मैसूर उच्च न्यायालय के अनुसार इसका अर्थ जन्म या जाति पर आधारित ऐतिहासिक सामाजिक अक्षमताओं से है। ये सिर्फ छूने की बात नहीं है, ये एक सामाजिक बहिष्कार है। और इसके लिए कानून भी है? हाँ, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है। और आखिरी, अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। मतलब अब कोई महाराजा नहीं। हाँ, महाराजा, राय बहादुर जैसी औपनिवेशिक उपाधियों पर पूरी तरह रोक है। लेकिन कुछ उपाधियों की अनुमति है। हाँ, सैन्य उपाधियां जैसे परमवीर चक्र और शैक्षणिक जैसे डॉक्टर। लेकिन भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों का क्या ये उपाधियां हैं? इस पर बहुत विवाद हुआ था। यही तो सवाल था। 1996 के बालाजी राघवन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये उपाधियां नहीं हैं, बल्कि योग्यता को मान्यता देने वाले सम्मान हैं, अवार्ड्स हैं। अच्छा, तो ये टाइटल्स नहीं, अवार्ड्स हैं। बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है, इन्हें नाम के आगे या पीछे, मतलब प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतलब पद्मश्री सचिन कहना गलत है? हाँ, ये गलत है। सचिन तेंदुलकर जिन्हें पद्मश्री मिला है, ये सही तरीका है। समझ गया। इतने सारे अनुच्छेद हैं, इन्हें क्रम में कैसे याद रखें? एक आसान निमोनिक है, LDOUT। LDOUT? L से लॉ यानी कानून, अनुच्छेद 14। ठीक है। D से डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, अनुच्छेद 15। O से अपॉर्चुनिटी, अवसर, अनुच्छेद 16। अच्छा। U से अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, अनुच्छेद 17। और T से टाइटल्स, उपाधियां, अनुच्छेद 18। और इसे याद रखने के लिए एक वाक्य सोचिए, लॉ रिमूव्स डाउट। लॉ रिमूव्स डाउट, ये तो बहुत अच्छा है। एक और सवाल, इनमें से कौन से अधिकार विदेशियों को भी मिलते हैं? बहुत जरूरी सवाल। अनुच्छेद 14 यानी समानता और अनुच्छेद 17 यानी अस्पृश्यता, ये दोनों नागरिकों और विदेशियों को मिलते हैं। दोनों को? हाँ,
लेकिन 15, 16 और 18 ये मुख्य रूप से नागरिकों के लिए है। अच्छा, एक गोल्डन रूल याद रखिए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 केवल नागरिकों के लिए है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है, एक लाइन में? सार 10 शब्दों में है। समानता नींव है, तर्क संगत वर्गीकरण व्यावहारिक वास्तविकता है। वाह! भारतीय राज व्यवस्था अधिकारों और प्रतिबंधों के बीच संतुलन के बारे में है। सिर्फ नियम न पढ़ें, अपवाद को भी पढ़ें। असली खेल वही है। बिल्कुल सही। नियम जानना आधा सच है, अपवाद जानना आपको पूरी तस्वीर देता है। और जाने से पहले एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने देखा कि समानता के अधिकार में तर्क संगत वर्गीकरण के लिए अपवाद है, लेकिन ये कौन तय करता है कि क्या तर्क संगत है, और क्या समय के साथ तर्क संगत की परिभाषा बदल सकती है, जिससे शायद ये अधिकार ही कमजोर हो जाए। ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा। क्या आप जानते हैं कि 1978 में एक सुबह भारत सरकार ने मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया। अच्छा। हाँ, उनसे बस ये कहा गया कि सार्वजनिक हित में ये जरूरी है, लेकिन उन्हें कोई कारण नहीं बताया गया। कोई कारण नहीं? कोई कारण नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार सिर्फ एक कानून बनाकर किसी की आजादी, मान लीजिए विदेश जाने की आजादी, ऐसे ही छीन सकती है? और यही सवाल देखिए हमें सीधे भारतीय संविधान की आत्मा में ले जाता है, जहां एक बहुत बड़ा टकराव हुआ था। 1978 से पहले गोपालन केस के समय सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बहुत सख्त था, मतलब शाब्दिक था। सिद्धांत था कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? सुनने में तो ये काफी भारी भरकम लग रहा है। इसे ऐसे समझिए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि बस ये देखना है कि सरकार ने सही रेसिपी बुक यानी कानून का पालन किया है या नहीं, भले ही वो रेसिपी यानी कानून खुद जहरीली क्यों ना हो। अगर संसद ने एक कानून बना दिया है और उसमें लिखी प्रक्रिया का पालन हुआ है तो बस बात खत्म। अरे बाप रे! कानून निष्पक्ष है या नहीं, तर्कसंगत है या नहीं, ये सवाल पूछा ही नहीं जाएगा। मतलब अगर संसद एक कानून पास कर दे कि नीली शर्ट पहनने वालों को बिना कारण बताए जेल में डाल दिया जाएगा, तो गोपालन केस के हिसाब से वो सही होता, क्योंकि प्रक्रिया तो कानून में लिखी है। बिल्कुल, यही तो संकीर्ण दृष्टिकोण था। लेकिन फिर आया मेनका गांधी का केस, जिसने इस पूरी सोच को पलट कर रख दिया। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सिर्फ रेसिपी बुक फॉलो करना काफी नहीं है। कोर्ट ने कानून की उचित प्रक्रिया, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत पेश किया, जो अमेरिका से लिया गया है। हाँ, अब कोर्ट ये भी देखेगा कि वो रेसिपी खुद सेहतमंद है या नहीं, मतलब कानून सिर्फ होना नहीं चाहिए, उसे निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत भी होना चाहिए। तो यहीं से अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का मतलब पूरी तरह से बदल गया। पूरी तरह से। पहले जहां इसका मतलब सिर्फ सांस लेना या एक जानवर की तरह जिंदा रहना था, मेनका केस के बाद इसका मतलब हो गया मानवीय गरिमा के साथ जीना। एकदम सही कहा, ये तो एक लाइन के कानून से पूरी क्रांति हो गई। ये कहानी शुरू होती है एक जब्त हुए पासपोर्ट से और खत्म होती है हमारे सोने के अधिकार और इंटरनेट के अधिकार तक। बिल्कुल, ये कहानी है कि कैसे हमारे संविधान की एक लाइन, अनुच्छेद 21, एक बीट से बढ़कर एक विशाल बरगद का पेड़ बन गई, जिसकी छांव में आज 35 से ज्यादा अधिकार पलते हैं। और इसी आजादी के गुलदस्ते में सबसे पहला और सबसे रंगीन फूल है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19, जिसमें वो 6 मशहूर लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं हैं, जिन्हें याद रखना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर सही क्रम में। कोई आसान तरीका है इसका? अरे बिल्कुल है। इसके लिए एक बहुत ही कारगर चीट कोड है, एक निमोनिक। अच्छा, बताइए। सैम रिजाइड्स इन प्रोफेशन। इसे कहानी की तरह याद रखें कि सैम नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी पेशे में रहता है। सैम रिजाइड्स इन प्रोफेशन। बढ़िया है। चलिए इस चीट कोड को डीकोड करते हैं। सबसे पहले एस यानी स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और ये सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें चुप रहने का अधिकार, अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। आप जो सोचते हैं उसे बिना डरे कह सकते हैं। ठीक है। अगला है ए यानी असेंबली, सभा करने की स्वतंत्रता। तो इसका मतलब हम कहीं भी कभी भी इकट्ठा हो सकते हैं। हाँ, लेकिन 2 बहुत जरूरी शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं? आपकी सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए और बिना हथियारों के। आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, मार्च निकाल सकते हैं, लेकिन शांति से। समझ गए। दूसरा ए है एसोसिएशन, यानी संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। साझा हितों के लिए समूह बना सकते हैं। ओके। फिर आता है एम
यानी मूवमेंट, आवागमन की स्वतंत्रता। मतलब मैं भारत में कहीं भी बेरोक टोक घूम सकता हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल। हाँ, ये देश के भीतर कहीं भी आने जाने की आजादी है। इसके बाद है आर यानी रेजिडेंस, कहीं भी निवास करने या बसने का अधिकार। मतलब आप चाहें तो दिल्ली से जाकर केरल में बस सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। और आखिर में पी यानी प्रोफेशन, कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। सही, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है ना। हाँ, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। मूल संविधान में एक और अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। बिल्कुल, अब यह सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। ये जानना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। बोल सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, क्या ये वाकई इतनी असीमित है? इसमें कोई पेच नहीं है। और आपने वही सवाल पूछा है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं, जो लक्ष्मीकांत का ट्रैप है। अच्छा, देखिए, संविधान निर्माताओं ने हमें ये आजादियां एक हाथ से दी और दूसरे हाथ से सरकार को इन्हें सीमित करने की चाबी भी दे दी। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक डिजाइन था। हर अधिकार के साथ एक लेकिन जुड़ा हुआ है। लेकिन कैसा लेकिन? लेकिन ये कि आपके अधिकार वहां खत्म हो जाते हैं जहां राष्ट्र की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या दूसरे नागरिकों के अधिकार शुरू होते हैं। आपकी स्वतंत्रता असीमित नहीं है। मतलब सरकार इन आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। हाँ, और लोकतंत्र की असली लड़ाई इसी लेकिन के दायरे को तय करने में है। अधिकार है, ये तो एक ही बात लगती है। नहीं, और ये एक क्लासिक यूपीएससी ट्रैप है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आपको संघ बनाने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। कोई मौलिक अधिकार नहीं है। नहीं, हड़ताल करना एक कानूनी अधिकार हो सकता है जिसे कानूनों के जरिए नियंत्रित किया जाता है, लेकिन ये मौलिक अधिकार के दर्जे में नहीं आता। ये बहुत बड़ा फर्क है। एक और सवाल। हाँ, आवागमन की स्वतंत्रता की बात हुई। हाँ। क्या वेश्याएं इस अधिकार का दावा कर सकती हैं? देखिए, ये एक संवेदनशील मुद्दा है और कोर्ट ने इस पर भी स्पष्टता दी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर आवागमन की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अच्छा, तो इस आधार पर उनके घूमने फिरने पर रोक लगाई जा सकती है। हाँ। और तीसरा जो अक्सर मन में आता है, क्या मैं देश के किसी भी हिस्से, मान लीजिए किसी आदिवासी इलाके में जाकर जमीन खरीद कर बस सकती हूँ? इसका जवाब भी नहीं है। अनुसूचित जनजातियों की अनोखी संस्कृति, भाषा और रीति रिवाजों की रक्षा के लिए सरकार उनके क्षेत्रों में बाहरी लोगों के बसने पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो यहाँ एक समूह का हित एक व्यक्ति के हित से ऊपर रखा गया है। बिल्कुल। तो अनुच्छेद 19 हमें आजादी देता है, लेकिन क्या हो अगर इन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आप पर कोई आरोप लग जाए? तब आपकी रक्षा के लिए आता है अनुच्छेद 20, जो एक तरह से अभियुक्तों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। आपने इसे बहुत सही तरीके से जोड़ा है। सोचिए, अगर सरकार आज आपको उस काम के लिए सजा दे सके जो आपने कल किया था, जब वो गैर कानूनी था ही नहीं, या एक ही गलती के लिए बार बार सजा दे, या आपको खुद के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर करे, ये तो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। अनुच्छेद 20 हमें इन्हीं 3 डरावने सपनों से बचाता है। चलिए पहले बुरे सपने से शुरू करते हैं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई भी आपराधिक कानून पिछली तारीख से लागू नहीं हो सकता। एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए आज सिगरेट पीना कानूनी है। कल सरकार एक कानून बनाती है कि ये एक अपराध है और इसके लिए 6 महीने की जेल होगी। तो आपको आज सिगरेट पीने के लिए कल सजा नहीं दी जा सकती। अच्छा, सजा उसी कानून के तहत मिलेगी जो अपराध करते समय लागू था। बिल्कुल। 1 मिनट, तो इसका मतलब है कि सरकार कल एक नया टैक्स कानून बना के मुझसे पिछले साल के लिए ज्यादा टैक्स नहीं मांग सकती। ये तो बहुत बड़ा लूपहोल लगता है। बहुत अच्छा सवाल। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बारीकी है। ये नियम सिर्फ आपराधिक कानूनों, मतलब क्रिमिनल लॉज पर लागू होता है। सिर्फ आपराधिक? हाँ, दीवानी कानून, सिविल लॉज या कर कानून, टैक्स लॉज पिछली तारीख से यानी रेट्रोस्पेक्टिवली लागू हो सकते हैं। ओहो। सरकार कह सकती है कि आपको पिछले 5 साल की आय पर एक नया सरचार्ज देना होगा। ये पूरी तरह से कानूनी है, लेकिन आपको जेल भेजने वाला कानून पिछली तारीख से लागू नहीं हो सकता। ये बहुत अहम फर्क है। अब दूसरे कवच की बात करते हैं। नो डबल जेपीडी, यानी दोहरा दंड नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती। एक जुर्म
एक सजा। लेकिन मैंने सुना है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि एक सरकारी कर्मचारी को रिश्वत के लिए कोर्ट से भी सजा होती है और उसका डिपार्टमेंट उसे नौकरी से भी निकाल देता है। तो क्या ये दोहरा दंड नहीं हुआ? बेहतरीन पॉइंट। ये नियम सिर्फ अदालती या न्यायिक कार्रवाई पर लागू होता है। अच्छा। विभागीय जांच यानी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को न्यायिक कार्रवाई नहीं माना जाता। इसलिए कानूनी सजा और डिपार्टमेंटल एक्शन दो अलग अलग चीजें हैं। इसे दोहरा दंड नहीं माना जाता। समझ गए। और तीसरा और आखिरी सुरक्षा कवच है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। हाँ, यानी किसी भी आरोपी को ये कहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि हाँ मैंने ही अपराध किया है। मतलब चुप रहने का अधिकार जैसा कुछ। बिल्कुल, आप कह सकते हैं मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। लेकिन क्या इसका मतलब है कि मैं पुलिस को अपने फिंगरप्रिंट्स, ब्लड सैंपल या लिखावट का नमूना देने से भी मना कर सकती हूँ, क्योंकि वो तो मेरे ही खिलाफ सबूत बन सकते हैं? नहीं, यहाँ एक अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंगूठे के निशान देना, रक्त के नमूने देना या शरीर की जांच करवाना स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं माना जाता। ये भौतिक सबूत है, बयान नहीं। ओके, तो इसके लिए मजबूर किया जा सकता है। हाँ, तो ये था अनुच्छेद 20 अभियुक्तों का सुरक्षा कवच। अब वापस उस बरगद के पेड़ पर आते हैं जिसका बीज मेनका गांधी के केस में बोया गया था। अनुच्छेद 21। हाँ, अनुच्छेद 21, जिसे छाता अधिकार या द अम्ब्रेला राइट भी कहते हैं। इसकी भाषा बहुत सरल है। किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन मेनका केस के बाद इस एक लाइन की व्याख्या इतनी व्यापक हो गई है कि इसके नीचे 35 से भी ज्यादा अधिकार आ गए हैं। बिल्कुल, जैसे कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जो अब एक मौलिक अधिकार है, सोने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, और यहाँ तक कि हथकड़ी लगाने के खिलाफ अधिकार भी। ये सब इसी छाते के नीचे हैं। सही बात है। और यहीं पर एक और आम कंफ्यूजन पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, शामिल है, क्योंकि बिना आजीविका के गरिमापूर्ण जीवन संभव नहीं है। सही है। तो अगर मुझे आजीविका का अधिकार है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे काम का अधिकार, राइट टू वर्क, भी है? मतलब सरकार मुझे नौकरी देने के लिए बाध्य है? नहीं, और ये बहुत महीन लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। ये एक और ट्रैप है। अच्छा। आजीविका का अधिकार का मतलब है कि सरकार आपकी आजीविका को मनमाने ढंग से छीन नहीं सकती। लेकिन काम का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो वो क्या है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी का हिस्सा है, जो सरकार के लिए एक लक्ष्य है, गारंटी नहीं। अब समझ आया। अनुच्छेद 21 के बाद 2002 में संविधान में एक नया और क्रांतिकारी अधिकार जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A। हाँ, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए। ये साल और संशोधन संख्या दोनों ही भारतीय लोकतंत्र के लिए मील के पत्थर हैं। और इसने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। इसका आदेश स्पष्ट है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए राज्य मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। और इस एक संशोधन का प्रभाव इतना गहरा था कि इसने संविधान के 3 अलग-अलग हिस्सों को एक साथ बदल दिया। हाँ, इसका एक त्रिआयामी प्रभाव था। पहला, ये एक मौलिक अधिकार बन गया, अनुच्छेद 21A। दूसरा, ये एक मौलिक कर्तव्य बन गया, अनुच्छेद 51A के तहत हर माता पिता का कर्तव्य। और तीसरा, इसने डीएसकीपी में भी बदलाव किया। अनुच्छेद 45 में अब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल का प्रावधान है। बिल्कुल। अब हम स्वतंत्रता के अधिकारों के इस समूह के अंतिम और शायद सबसे विवादास्पद अनुच्छेद पर आते हैं, अनुच्छेद 22, जो गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण देता है। हाँ, और यहाँ सबसे पहले उस महान विभाजन को समझना जरूरी है। 2 तरह की हिरासत के बीच का अंतर बताइए। पहला है दंडात्मक निरोध, मतलब पनिटिव डिटेंशन। ये आसान है। जब किसी व्यक्ति को अपराध करने का दोषी पाए जाने पर एक उचित मुकदमे के बाद सजा के तौर पर हिरासत में लिया जाता है। ये अतीत में किए गए अपराध के लिए एक दंड है। सही। और दूसरा है निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन, और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। कैसे? बहुत ज्यादा। इसमें किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के सिर्फ इस संदेह पर हिरासत में ले लिया जाता है कि वो भविष्य में कोई अपराध कर सकता है। मतलब ये सजा नहीं बल्कि एक रोकथाम है। हाँ, भविष्य की रक्षा के लिए एक एहतियाती कदम।
और यहाँ एक चौंकाने वाली बात यह है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसने निवारक निरोध को संविधान का एक अभिन्न अंग बनाया है। ये बात सच है। अमेरिका या ब्रिटेन में युद्ध के समय को छोड़कर सामान्य समय में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। एक तरफ हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और दूसरी तरफ हमारे पास एक ऐसा प्रावधान है जो बिना जुर्म साबित हुए किसी को हिरासत में लेने की इजाजत देता है। यह वास्तव में एक बड़ा विरोधाभास है और संविधान सभा में इस पर सबसे ज्यादा बहस हुई थी। समर्थकों ने कहा कि राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के लिए यह एक आवश्यक बुराई है। खैर, अनुच्छेद 22 इन दोनों तरह की गिरफ्तारियों में कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। पहले साधारण गिरफ्तारी की बात करते हैं। ठीक है, अगर किसी को सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसके क्या अधिकार हैं? उसे 3 मुख्य अधिकार मिलते हैं। पहला, उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। दूसरा, उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। एक सवाल, क्या इस 24 घंटे की गिनती में यात्रा का समय भी शामिल है? मान लीजिए किसी को दूर किसी गांव से गिरफ्तार करके शहर लाया जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल। नहीं, इस 24 घंटे की अवधि में यात्रा में लगने वाला समय शामिल नहीं है। और ये अधिकार कुछ लोगों पर लागू नहीं होते हैं ना? हाँ, 2 तरह के लोगों पर। एक जो शत्रु देश के नागरिक हैं, मतलब एनिमी एलियंस, और दूसरे जिन्हें निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो अब निवारक निरोध के नियमों पर आते हैं। यहाँ क्या सुरक्षा मिलती है? यह सुरक्षा बहुत सीमित है। सामान्यतः किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत 3 महीने से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। और अगर सरकार को उसे 3 महीने से ज्यादा रखना हो तो इसके लिए एक सलाहकार बोर्ड की मंजूरी जरूरी है, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। अगर बोर्ड कहता है कि हिरासत बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण हैं, तभी अवधि बढ़ाई जा सकती है। और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को क्या अधिकार मिलते हैं? उसे हिरासत का आधार बताया जाना चाहिए, जब तक कि ऐसा करना सार्वजनिक हित के खिलाफ न हो, और उसे अपनी हिरासत के खिलाफ अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। भारत के इतिहास में कुछ बहुत ही कुख्यात निवारक निरोध कानून रहे हैं, जिन्हें काले कानून भी कहा गया। हाँ, कुछ अब निरस्त हो चुके हैं, जैसे मीसा, टाडा और पोटा, लेकिन कुछ अभी भी सक्रिय हैं, जैसे कि यूएपीए, एनएसए और कॉफी पोसा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। चलिए इस पूरी चर्चा को समेटने के लिए एक त्वरित तुलना करते हैं। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 दोनों ही सुरक्षा देते हैं, लेकिन इनमें मुख्य अंतर क्या है? ये शानदार तरीका है इसे समझने का। देखिए, अनुच्छेद 20 का फोकस दोष सिद्धि पर है, कन्विक्शन पर, यानी जब मुकदमा पूरा हो चुका है। यह अभियुक्त की रक्षा करता है। जबकि अनुच्छेद 22 का फोकस गिरफ्तारी और निरोध पर है, जो मुकदमे से पहले होता है। यह गिरफ्तार व्यक्ति की रक्षा करता है। एकदम सही। और ये अधिकार मिलते किसे हैं? अनुच्छेद 20 सभी को मिलता है, नागरिक, विदेशी और यहाँ तक कि कंपनियों को भी। लेकिन अनुच्छेद 22 नागरिकों और विदेशियों को मिलता है, पर शत्रु देश के नागरिकों को नहीं। तो एक और जरूरी तुलना, कौन से अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए है और कौन से सभी के लिए? अनुच्छेद 19, जिसमें वो 6 स्वतंत्रताएं हैं। SAM, रेजिडेंस इन प्रोफेशन। हाँ, वो खास तौर पर केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। लेकिन अनुच्छेद 20, 21, 21A और 22 ये अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। बिल्कुल। सरकार किसी विदेशी के भाषण पर रोक लगा सकती है, अनुच्छेद 19 के तहत, लेकिन बिना प्रक्रिया के उसकी जान नहीं ले सकती, अनुच्छेद 21 के तहत। बहुत बढ़िया। चलिए इस पूरी गहरी चर्चा को एक गोल्ड स्टैंडर्ड चीट शीट के साथ समाप्त करते हैं, ताकि सब कुछ याद रहे। जरूर। अनुच्छेद 19(1) 6 स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 20 अभियुक्त के लिए 3 सुरक्षा कवच। पिछली तारीख से सजा नहीं, दोहरा दंड नहीं, खुद के खिलाफ गवाही नहीं। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अब उचित प्रक्रिया शामिल है। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण, यानी 24 घंटे में मजिस्ट्रेट और 3 महीने की निवारक निरोध सीमा। बहुत बढ़िया। और एक प्रो टिप,
अगर कभी विवाह का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार या निजता का अधिकार के बारे में सवाल आए तो इसका जवाब लगभग हमेशा अनुच्छेद 21 ही होता है। बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी अधिकारों को जीवन और गरिमा के अधिकार का अभिन्न अंग माना है। तो आज की चर्चा का सार यह है कि स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र की नींव है, लेकिन ये कभी भी असीमित नहीं होती। और ये हमें आज के अंतिम विचार पर लाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्र की सुरक्षा के बीच ये महीन रेखा कहाँ और कैसे खींची जानी चाहिए? इस संतुलन को बनाने और बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, अदालतों की या हम नागरिकों की? यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती और खूबसूरती है।